बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की सीरीज़ की सेकंड वीडियो के हवाले से डिस्कशन करेंगे। इसमें इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की जाएंगी, एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस किए जाएंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसका जो डिफरेंट स्टेप्स का प्रोसीजर है उसको अंडरस्टैंड किया था। आज की वीडियो में हम इसको एग्जाम्पलीफाई करेंगे, इसके एडवांटेज, इसके यूजेस, इनके ऊपर बात करेंगे। और इससे नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल की मदद से आपको सिखाया जाएगा कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है वो एक्सेल की मदद से रन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले जो इसकी वर्किंग के हवाले से लिखा हुआ है कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, क्योंकि इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की फॉर्म में, तो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एक सिमेट्रिकल प्रोसेस है, सिमेट्रिकल, जहाँ पर रिसर्चर जो है वो एक स्पेसिफिकली डिफाइंड इंटरवल के बाद अपना जो सैम्पल का एलिमेंट है वो चूज़ करता है। यानी हर नेक्स्ट एलिमेंट जो सैम्पल का है वो एक स्पेसिफाइड डिफाइंड इंटरवल के बाद सिलेक्ट किया जाता है। Sampling like this leaves the researcher no room for the bias regarding choosing the sample। इसमें किसी किस्म की बाइसनेस रह नहीं जाती, क्योंकि आप इवनली सेलेक्ट कर रहे हो। तो जब इवन सिलेक्शन होती है तो तकरीबन पूरी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट हो रही होती है। अब इसमें एग्जांपल 1 है। To understand how systematic sampling exactly works, take the example of gym class, where the instructor asks the student to line up and ask every third person to step out of the line. Here the instructor has no influence over choosing the samples and can accurately represent the class। अब यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई किया जा रहा है एक जिम इंस्ट्रक्टर को, जो कि अपने जिम में मौजूद लोगों को, जो भी वहाँ पे जिम करने आते हैं, उनसे कहता है कि आप में से हर तीसरा आदमी जो है वो स्टेप आउट हो जाए। ठीक है, तो जो उस पहले वो उनको लाइन अप करता है, फिर उसमें से हर थर्ड पर्सन को जो है वो कहता है कि वो एक स्टेप आगे आ जाएं। तो इस तरह से आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक लोकल एनजीओ है और आप 500 वॉलंटियर्स का सिस्टमैटिक सैंपल जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं आउट ऑफ 5000 पॉपुलेशन। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सिस्टमैटिकली हर 10वें पर्सन का जो है वो आप जो है वो एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। हर 10वें पर्सन को, हर 10th पर्सन को जो है एज ए एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। एडवांटेज क्या है जी इसके? सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इट इज़ एक्सट्रीमली सिंपल एंड कन्वीनियंट फॉर द रिसर्चर टू क्रिएट, कंडक्ट एंड एनालाइज सैम्पल। आसान होता है ये, जब आप ये हम एक्सेल की मदद से करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। एज देर इज़ नो नीड टू नंबर ईच मेंबर ऑफ अ सैम्पल, इट इज़ बेटर फॉर रिप्रेजेंटिंग अ पॉपुलेशन इन अ फास्टर एंड सिंपलेस्ट मैनर। आपको इसमें जो हर मेंबर है उसकी नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप हर थर्ड पर्सन को निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम जब एक्सेल की मदद से कर रहे होंगे तो हमें बहरहाल नंबर रिक्वायर्ड होंगे, तो उन नंबर्स के ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि हमने किसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसी तरह samples created are based on precision इन मेंबर सिलेक्शन एंड फ्री फ्रॉम फेवरेटिज्म। इसमें भी किसी किस्म की फेवरेटिज्म नहीं आती। पहला मेंबर जो है वो रैंडमली सिलेक्ट होता है और बाकी सब गैप के बाद। तो प्रिसिशन का मतलब होता है कि किसी किस्म की वेरिएशन ना हो। ठीक है, जो आपका सैंपल का रिजल्ट्स है और जो पॉपुलेशन का है उनमें वेरिएशन कम से कम हो, तो ना होने के बराबर वेरिएशन होती है जो रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, उसके बाद है इन अदर मेथड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड सच एज क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड लाइक कन्वीनियंस सैम्पलिंग, देयर आर चांसेस ऑफ clusters created to be highly biased, which is avoided in systematic sampling as the member are at a fixed distance from one another। बेसिकली क्या है, जब हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का कंपैरिजन करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग से, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से, कन्वीनियंस सैम्पलिंग से, तो वहाँ पे हमें ग्रुप
डिज़ाइन करने पड़ते हैं। यहाँ पर हमें ग्रुपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट क्या करना है, हमें पहला एलिमेंट फाइंड आउट करना है रैंडमली, और उसके बाद एक फ़िक्स गैप के बाद बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो पिक करते जाना है। तो इससे पूरी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन होती है, चाहे वो जितनी मर्ज़ी डाइवर्स पॉपुलेशन हो, रिप्रेजेंटेशन आलमोस्ट तमाम एलिमेंट्स की हो जाती है। उसके बाद है द फैक्टर ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन दिस सैम्पलिंग मेथड इज़ एक्सट्रीमली मिनिमल। सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है ना वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड में होता है, क्योंकि उसमें सैम्पलिंग एरर आने का चांस ज़्यादा होता है, जबकि इसमें सबसे कम सैम्पलिंग एरर आने का चांस होता है। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है, इन केस देयर आर डाइवर्स मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन दिस सैम्पलिंग टेक्निक कैन बी बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर टू फॉर्म अ सैम्पल। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपकी पॉपुलेशन डाइवर्स भी होगी, तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है वो पूरी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अच्छा, इसके कुछ ना बेनिफिट हैं इस सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करने के। अदर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक लाइक क्लस्टर सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कैन बी वेरी अनऑर्गेनाइज्ड and challenging, due to which researcher and statistician have turned to methods like systematic sampling or simple random sampling for better sampling results. बेसिकली जब आप क्लस्टर या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं तो आपकी पॉपुलेशन डाइवर्स होती है, और उस डाइवर्सिटी की बेस पे आप ग्रुपिंग कर लेते हो और उन ग्रुप्स में से फिर रैंडमली सेलेक्ट करते हो। मींस आपको मल्टी स्टेज लेवल पे जाकर सैम्पलिंग करनी पड़ती है। उसकी निस्बत सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंदर आपको किसी किस्म की ग्रुपिंग नहीं करनी पड़ती। आप इजीली जो है वो पहला एलिमेंट सेलेक्ट करके रैंडमली और बाकी एलिमेंट्स को फिक्स इंटरवल के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कम से कम आपका टाइम कंज्यूम होता है और कॉस्ट भी कम से कम आती है। उसके बाद इसके कुछ यूजेस हैं। बजट रिस्ट्रिक्शन है जी। इन कंपैरिजन टू अदर सैम्पलिंग मेथड लाइक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दिस सैम्पलिंग टेक्निक इज मोर सुटेबल फॉर कंडीशन वेयर देयर आर बजट रिस्ट्रिक्शन एंड आल्सो एक्सट्रीमली अनकॉम्प्लिकेटेड अकम्पलिशमेंट ऑफ द स्टडी। अगर इसका कंपैरिजन दूसरी टेक्निक्स के साथ किया जाए तो इसमें बजट रिस्ट्रिक्शन कम से कम आती है, आपको कॉन्स्ट्रेंट वगैरह के वाले से इशू नहीं होता। सेकंड, अनकॉम्प्लिकेटेड इम्प्लीमेंटेशन है, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपको फाइंड आउट करनी पड़े। पहला आपको जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए पॉपुलेशन के साइज़ को आप सैम्पल के साइज़ से डिवाइड करें तो के की वैल्यू निकल आती है, आपको पता चलता जाएगा कि आपको नेक्स्ट एलिमेंट कितने गैप के बाद मिलेगा। सो ये अनकॉम्प्लिकेटेड इम्प्लीमेंटेशन है। इसी तरह एब्सेंस ऑफ डाटा पैटर्न है, आपको किसी किस्म का डाटा पैटर्न नहीं चेक करना पड़ता, क्योंकि जो आपकी पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो सो यू नीड नॉट टू फॉलो एनी डाटा पैटर्न। उसके बाद लो रिस्क ऑफ डाटा मैनिपुलेशन रिसर्च है, किसी किस्म की मैनिपुलेशन नहीं हो सकती जब इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो। उसके बाद इसकी कुछ प्री रिक्विजिट हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सिस्टमेटिक सैम्पलिंग यूज़ करनी है। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इन्वॉल्व चूजिंग योर सैम्पल बेस्ड ऑन रेगुलर इंटरवल रेदर देन फुली रैंडम सिलेक्शन। तो आपको इंटरवल सेट अगर करने हैं, अगर आप समझते हो कि एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपको चूज़ करना चाहिए, देन यू नीड टू सेलेक्ट द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। दूसरा इसका ये है कि इट कैन आल्सो बी यूज व्हेन यू डोंट हैव अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन। अगर आपके पास पॉपुलेशन की कंप्लीट लिस्ट नहीं है, क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की सूरत में आपके पास पॉपुलेशन की कंप्लीट लिस्ट होना ज़रूरी होता है, जबकि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आपके पास पॉपुलेशन की कंप्लीट लिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप फिर भी जो है ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो ये था हमारा जो है वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के हवाले से हमारी डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है वो समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगली वीडियो में जो कि वीडियो नंबर 3 है, इसका थर्ड पार्ट है, उसमें मैं एक्सेल की मदद से आपको जो है वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग रन करना सिखाऊंगा, उसे परफॉर्म करना सिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइबर, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल so that you can see further videos on this.